मान लीजिए किसी व्यक्ति पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने महीनों तक जांच की है, गवाहों के बयान लिए हैं। और एक बहुत ही मोटी सी फाइल बनाई है। हाँ, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं। अब वो फाइल अदालत की मेज पर पहुंच चुकी है। तो आमतौर पर जब हम ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही कि अब तो सालों तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, हर तारीख पर पेश होना होगा, वकीलों की भारी भरकम फीस भरनी होगी। एक तरह से एक अनथीन मानसिक प्रताड़ना। ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन आम तस्वीर है हमारे समाज में। ये धारणा गहराई तक बैठ गई है कि न्यायिक प्रक्रिया ही अपने आप में सबसे बड़ी सजा है। हाँ, कि एक बार आप इस चक्रव्यूह में फंस गए तो पूरा मुकदमा लड़े बिना बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं है। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये धारणा पूरी तरह से सच नहीं है? आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, क्योंकि इस कानूनी चक्रव्यूह में प्रवेश करने से पहले ही एक बाहर निकलने का दरवाजा मौजूद है। एक एग्जिट डोर, एक ऐसा दरवाजा जहां बिना कोई गवाह पेश किए, बिना कोई लंबा ट्रायल लड़े, एक व्यक्ति पहले ही दिन आजाद हो सकता है। बिल्कुल। और आज हम इसी बेहद दिलचस्प और शक्तिशाली कानूनी प्रावधान पर बात करने वाले हैं, जिसे आरोपी को आरोप मुक्त करना यानी डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज्ड कहा जाता है। इस चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो काफी विस्तृत है। हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी नया BNSS 2023 और पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC के प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे। हाँ, और साथ ही कुछ बहुत ही अहम अदालती फैसलों को भी समझेंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि जज आखिर किस आधार पर यह तय करते हैं कि कोई मामला सालों तक चलेगा या फिर उसे पहले ही दिन खारिज कर दिया जाएगा। और ये समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें बताता है कि कानून केवल फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि बेगुनाहों को बचाने के लिए भी काम करता है। बिल्कुल सही। राज्य या पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। असीमित शक्ति है सकते हैं। हाँ, तो उस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही ये डिस्चार्ज का फिल्टर लगाया गया है। तो चलिए सीधे इस तंत्र के अंदर चलते हैं। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, अगर आरोप मुक्त होने का ये दरवाजा मौजूद है तो हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेता? ये इतना सीधा नहीं है। मतलब अगर किसी पर हत्या का संगीन आरोप है या फिर महज किसी को सड़क पर थप्पड़ मारने का आरोप है, क्या दोनों ही मामलों में ये दरवाजा एक जैसा ही काम करता है? यहीं पे पूरी कानूनी प्रक्रिया का पहला पेच है। देखिए, कानून हर अपराध को एक ही चश्मे से नहीं देखता। तो क्या अलग अलग चश्मे हैं? बिल्कुल। अपराध की गंभीरता के आधार पर हमारी न्याय प्रणाली ने मामलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। अच्छा। और जब अपराध की प्रकृति अलग है तो उनसे बाहर निकलने यानी डिस्चार्ज होने के नियम भी अलग अलग हैं। तो इससे पहले कि हम केस खारिज होने की प्रक्रिया को समझे, हमें इन श्रेणियों को समझना होगा। क्या हम इसे थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अदालत में मुख्य रूप से 3 तरह के मामले चलते हैं। सबसे ऊपर आते हैं सत्र मामले या सेशंस केसेस। ये वो अपराध हैं जो सबसे ज्यादा गंभीर प्रकृति के होते हैं। सही कहा। जैसे हत्या, डकैती या बलात्कार। हाँ, इनमें सजा बहुत कड़ी होती है, अक्सर 10 साल से ज्यादा या उम्र कैद। ठीक है, यानी सबसे संगीन अपराध। इनमें डिस्चार्ज कैसे होता है? नए BNSS की धारा 250, जो पुराने CRPC की धारा 227 की जगह आई है, वो इन सत्र मामलों से जुड़ी है। तो ये धारा क्या कहती है? ये कहती है कि यदि जज को पूरी चार्जशीट पढ़ने के बाद लगता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। 1 मिनट, पर्याप्त आधार नहीं है? हाँ, शब्द है नो सफिशिएंट ग्राउंड। अगर ऐसा है तो जज आरोपी को तुरंत आरोप मुक्त कर देगा। पर्याप्त आधार नहीं है, इसे हम आगे और गहराई से समझेंगे। अभी के लिए दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है वारंट मामले या वारंट केसेस। ये सत्र मामलों से थोड़े कम गंभीर होते हैं, लेकिन फिर भी संगीन अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे जालसाजी, बड़ी चोरी या धोखाधड़ी। इनमें सजा आमतौर पर 2 साल से ज्यादा होती है। समझ गया। अब वारंट मामलों में भी कानून 2 अलग-अलग रास्ते बनाता है। एक ही श्रेणी के अंदर 2 रास्ते, ऐसा क्यों? क्योंकि इस बात पे निर्भर करता है कि मामला अदालत तक पहुंचा कैसे। मतलब पुलिस के जरिए या किसी और तरह से? बिल्कुल। पहली स्थिति वो है जहां पुलिस ने FIR दर्ज की, जांच की और पुलिस रिपोर्ट अदालत में पेश की। ठीक है। यहाँ BNSS की धारा 262 लागू होती है, जो पुराना सेक्शन 239 CRPC था। इसमें क्या होता है?
इसमें मैजिस्ट्रेट ये देखता है कि क्या पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से आधारहीन या ग्राउंडलेस हैं। अगर ऐसा है तो वो डिस्चार्ज कर देगा। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है निजी शिकायत या प्राइवेट कंप्लेंट का। जहां पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। हाँ, तो व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाकर शिकायत करता है। यहाँ बीएनएसएस की धारा 268 काम आती है। पुराना सेक्शन 245। तो यहाँ प्रक्रिया कैसे अलग है? देखिए, चूंकि यहाँ पुलिस की जांच रिपोर्ट नहीं होती, इसलिए मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता की तरफ से कुछ शुरुआती सबूत और गवाहों के बयान दर्ज करता है। और फिर अगर उन शुरुआती सबूतों को देखकर जज को लगता है कि ऐसा कोई मामला नहीं बन रहा जिससे भविष्य में सजा हो सके, तो वो आरोपी को मुक्त कर देता है। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है। आपने 17 मामले बता दिए, वारंट मामले बता दिए। क्या कोई तीसरी सीढ़ी भी है? हाँ, तीसरी और सबसे निचली सीढ़ी है समन मामले या समन्स केसेस। ये तो बहुत ही छोटे अपराध होंगे। सही कहा, बहुत कम गंभीर अपराध जिनमें सजा 2 साल से कम होती है, जैसे कोई छोटा मोटा झगड़ा या मानहानि। इनमें क्या नियम है? इनके लिए बीएनएसएस की धारा 281 में मजिस्ट्रेट को कार्यवाही रोकने की एक विशेष शक्ति दी गई है। कार्रवाई रोकने की? वो मतलब स्टॉप प्रोसीडिंग्स। हाँ, समन मामलों में तकनीकी रूप से डिस्चार्ज शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कार्रवाई रोकने का अंतिम असर बिल्कुल आरोप मुक्त होने जैसा ही होता है। चलिए, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर मैं इस पूरे भारी भरकम कानूनी ढांचे को एक आम जिंदगी के परिदृश्य से जोड़ने की कोशिश करूं, हाँ, कैसे? तो क्या इस पूरी प्रक्रिया को किसी महंगे और एक्सक्लूसिव क्लब के बाउंसर की तरह देखा जा सकता है? अरे वाह, ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। जरा समझाइए कैसे? देखिए, मान लीजिए अदालत का जो मुख्य ट्रायल है, जहां गवाह आते हैं, जिरा होती है, वो एक क्लब के अंदर चल रही कोई बहुत बड़ी पार्टी है। ठीक है। अब हर कोई उस पार्टी में सीधा मुंह उठाकर नहीं जा सकता। जो जज है वो उस क्लब के मेन गेट पर खड़ा एक सख्त बाउंसर है। बहुत बढ़िया। पुलिस या शिकायतकर्ता उस आरोपी को पकड़कर क्लब के अंदर यानी ट्रायल में धकेलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन अंदर जाने देने से पहले बाउंसर गेट पर ही उन्हें रोक लेता है और उनकी आईडी यानी उनके शुरुआती सबूत और चार्जशीट चेक कर रहा है कि ये व्यक्ति अंदर जाने लायक है भी या नहीं। बिल्कुल। वो देख रहा है कि अगर आईडी पूरी तरह से फर्जी दिख रही है या कहानी में कोई सिरपैर नहीं है, तो बाउंसर उसे गेट से ही बाहर का रास्ता दिखा देगा। वो कहेगा, सॉरी, आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, और इसी गेट से वापस भेज दिए जाने को कानून की भाषा में डिस्चार्ज कहा जा रहा है। ये वाकई एक बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जज का काम उस शुरुआती बिंदु पर सिर्फ ये देखना होता है कि क्या इस मामले में कम से कम इतनी जान है कि इसे अदालत के कीमती समय और ट्रायल की लंबी खर्चीली प्रक्रिया से गुजारा जाए। एकदम सही। लेकिन रुकिए, यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन हो रही है। वो क्या? बात बहुत दिलचस्प हो जाती है यहाँ। हमारे स्रोत सामग्री में बार बार एक शब्द आ रहा है, प्रथम दृष्टया या प्राइमा फेशी। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और साथ ही ये भी कहा गया है कि जज को इस स्तर पर कोई मिनी ट्रायल या छोटा मुकदमा नहीं चलाना होता है। तो ये विरोधाभास नहीं है? विरोधाभास कैसे? मेरा मतलब है, अगर हमारा बाउंसर यानी जज ये तय कर रहा है कि पुलिस का मामला आधारहीन है, लेकिन साथ ही उसे सबूतों की गहराई से जांच भी नहीं करनी है, तो बिना सबूतों को तौले ये कैसे तय हो सकता है कि मामला खोखला है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। पुलिस तो अपनी फाइल में 100 पन्ने लगाकर लाएगी कि मामला बहुत मजबूत है। जज बिना मिनी ट्रायल किए पुलिस की कहानी को झूठा कैसे ठहरा सकता है? इसकी लकीर कहाँ खींची जाती है? मैं बताती हूँ। ये न्यायपालिका के सामने आने वाली सबसे बारीक लकीर है। इसे ऐसे समझिए कि प्रथम दृष्टया का मतलब ये नहीं है कि जज को सच और झूठ खोजना है। तो फिर क्या करना है? उसे बस एक बहुत ही सीधा सा गणित लगाना है। पुलिस या शिकायतकर्ता जो कहानी अपनी चार्जशीट में बता रहे हैं, जज को उस पूरी कहानी को एक पल के लिए 100% सच मान लेना होता है। अच्छा, मतलब बिना सवाल किए पुलिस की कहानी को सच मान लेना है? बिल्कुल। जज खुद से पूछता है कि ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि पुलिस जो कह रही है वो सब सच है, तो क्या इस पूरी कहानी को सच मानने के बावजूद कोई अपराध बनता है या नहीं? यानी अदालत को इस स्तर पर यह बिल्कुल नहीं देखना है कि बाद में गवाह अपनी बात साबित कर पाएगा या मुकर जाएगा। एकदम सही। अदालत सिर्फ ये देखती है कि जो आरोप पत्र पेश किया गया है,
क्या उसमें लगाए गए तथ्य अपने आप में कोई अपराध स्थापित करते हैं? अगर अभियोजन की कहानी में ही इतने बड़े छेद हैं कि वो कानून की नजरों में अपराधी नहीं दिखता, तो वो मामला आधारहीन माना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ये अभी भी थोड़ा अमूर्त लग रहा है। क्या हमारे स्रोतों में इसका कोई ठोस उदाहरण है? बिल्कुल है। हमारे स्रोतों में अरुण व्यास बनाम अनीता व्यास मामले का विस्तार से जिक्र है। इस मामले में क्या हुआ था? इसने एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट किया। मान लीजिए कोई अपराध ऐसा है जिसकी शिकायत दर्ज करने के कानून में एक तय समय सीमा होती है। जैसे किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट होती है। हाँ, वैसी ही पुरानी सीआरपीसी की धारा 468 में कुछ कम गंभीर अपराधों के लिए ऐसी समय सीमाएं दी गई हैं। अच्छा। जैसे अगर कोई ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माने की सजा है, तो उसकी शिकायत 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। तो मान लीजिए कि घटना के 3 साल बाद पुलिस चार्जशीट लेकर आती है, तो क्या होगा? अब यहाँ अदालत क्या करेगी? क्या उसे ये जांचने के लिए पूरा मुकदमा चलाना चाहिए कि आरोप सच है या झूठ? नहीं, क्योंकि उसकी तो एक्सपायरी डेट ही निकल चुकी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण व्यास मामले में यही स्पष्ट किया। अदालत को मुकदमा पूरा होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जज तुरंत डिस्चार्ज कर देगा? हाँ, आरोप तय करते समय ही अगर जज ये देखता है कि पुलिस की पूरी कहानी सच भी मान ली जाए, तो भी ये केस समय सीमा से बाहर है, टाइम बार्ड है, तो वो तुरंत आरोपी को डिस्चार्ज कर सकता है। यहाँ जज ने कोई मिनी ट्रायल नहीं किया। कमाल है। मतलब बाउंसर ने देखा कि आपके पास की तारीख कल रात ही निकल चुकी है, तो उसने सीधे एंट्री मना कर दी। सही कहा। उसे अंदर जाकर पार्टी के आयोजक से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रथम दृष्टया आकलन का यही मतलब होता है। चेहरे पर जो दिख रहा है उसी के आधार पर फैसला लेना। बिल्कुल। ये तो हो गया कि मामला खारिज कब होता है, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। मान लीजिए मामला आधारहीन नहीं है। बाउंसर को लगता है कि आईडी असली है। हाँ, और वो आपको क्लब के अंदर जाने देता है। कानूनी भाषा में कहें तो जज को लगता है कि केस में दम है और वो आरोप तय कर देता है, जिसे हम चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या इसके बाद भी पीछे हटने का कोई रास्ता बचता है? यहीं से समय सीमा और फैसले की अंतिम स्थिति का एक बहुत ही सख्त खेल शुरू होता है। वो कैसे? जब कोई मामला अदालत में कमिट होता है या आरोपी को चार्जशीट के दस्तावेज सौंपे जाते हैं, तो आमतौर पर 60 दिनों के भीतर आरोपी को ये डिस्चार्ज का आवेदन देना होता है। सिर्फ 60 दिन? और अगर ये समय सीमा निकल जाए या जज एक बार आरोप तय कर दे तो क्या होगा? यही सबसे अहम मोड़ है। हमारे स्रोत नगर पालिका अधिकारी बनाम राजेंद्र सिंह नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले का संदर्भ देते हैं। इस केस में क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि एक बार अगर निचली अदालत ने आरोप तय कर दिए, तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट पीछे नहीं जा सकता। पीछे नहीं जा सकता? नहीं, वो अपनी ही कार्यवाही को पलटकर बीच मुकदमे में आरोपी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। मतलब एक बार बाउंसर ने क्लब के अंदर जाने दे दिया, तो फिर वो अपनी गलती मानकर आपको गेट से वापस नहीं निकाल सकता? सही कहा। इसके बाद ट्रायल कोर्ट के स्तर पर आरोपी के पास कोई उपाय नहीं बचता। तो इन सब का मतलब क्या है? मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। ऐसा क्यों? अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं, तो इतनी सख्ती क्यों? एक बार आरोप तय होने के बाद इतनी सख्ती क्यों है कि मजिस्ट्रेट अपना ही फैसला नहीं बदल सकता? इसके पीछे एक कारण है। मान लीजिए आज जज ने आरोप तय कर दिए और ठीक अगले दिन यानी 61वां दिन आरोपी के हाथ कोई ऐसा सबूत लग जाए, जैसे कोई सीसीटीवी फुटेज, हाँ, जो साबित करे कि आरोपी निर्दोष है, तो भी मजिस्ट्रेट के हाथ क्यों बंधे रहते हैं? वो अपनी गलती क्यों नहीं सुधार सकता? आपकी भावना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? स्रोत में एक और ऐतिहासिक फैसला है, मनमोहन मल्होत्रा बनाम पीएम अब्दुल सलाम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मजिस्ट्रेट अपने ही पारित किए गए आदेश की समीक्षा या उसे वापस नहीं ले सकता। नो रिव्यू? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जरा सोचिए, अगर जजों को अपना ही फैसला बार बार बदलने का अधिकार दे दिया जाए तो क्या होगा? हर नया सबूत मिलने पर वकील एक नई अर्जी लेकर खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। माय लॉर्ड आदेश की समीक्षा कीजिए। इस तरह तो ट्रायल कभी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। न्याय प्रणाली एक अंतहीन लूप में फंसकर रह जाएगी। हाँ, कानून का मानना है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के बराबर है। इसलिए नियम ये बनाया गया कि एक बार आरोप तय हो गए तो अब ट्रायल के अंत में ही फैसला होगा। या तो व्यक्ति बाइज्जत बरी होगा या फिर उसे सजा मिलेगी। अच्छा,
तो ये न्याय प्रणाली को लकवाग्रस्त होने से बचाने का एक तरीका है। लेकिन क्या उस निर्दोष व्यक्ति के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए? नहीं, सारे दरवाजे बंद नहीं होते। उसे निचली अदालत से निकलकर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। वहां क्या विकल्प है? ऊपरी अदालतें रिवीजन या क्वॉशिंग की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस कार्यवाही को रोक सकती हैं। और इसी संदर्भ में हमारे स्रोत अरविंद केजरीवाल बनाम अमित सिब्बल मामले का जिक्र करते हैं। बिल्कुल, ये मामला स्थापित करता है कि अदालतों के पास कुछ निहित शक्तियां या इनहेरेंट पावर्स भी होती हैं। मतलब अगर कार्यवाही के दौरान ये साफ हो जाए कि कोई अपराध बनता ही नहीं है, हाँ, यानी मामला पूरी तरह से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, तो न्याय के हित में कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये शक्ति तो बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में इस्तेमाल होती होगी। हाँ, रोजमर्रा के मामलों में नहीं। तो अब तक हमने सामान्य नियमों को समझा है, लेकिन अब मुझे उन मामलों की तरफ मुड़ना है जिनका सामना आम लोगों को सबसे ज्यादा करना पड़ता है। आप किस तरह के मामलों की बात कर रहे हैं? क्या कुछ खास तरह के रोजमर्रा के मामलों में ये नियम उलझ भी जाते हैं? मैं चेक बाउंस के मामलों की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना। स्रोत सामग्री में इस पर एक बहुत ही खास चर्चा की गई है। यह एक बहुत ही शानदार बिंदु है। चेक बाउंस के मामले अपनी प्रकृति से समन मामले माने जाते हैं। और हमने शुरुआत में बात की थी कि समन मामलों के लिए कोई विशिष्ट डिस्चार्ज का प्रावधान नहीं होता। एकदम सही। और यहाँ पर संजीव राय बनाम स्टेट ऑफ यूपी का मामला एक बहुत बड़ी नजीर पेश करता है। इस केस में क्या हुआ? कई बार निचली अदालतों में वकील चेक बाउंस के मामलों में भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा देते हैं, जो कि वारंट मामलों में होता है। हाँ, लेकिन इस केस में ये स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि समन मामलों में गवाहों को सुनने और आरोप तय करने की लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती ही नहीं है, तो वहां डिस्चार्ज का आवेदन दिया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। अगर कोई मजिस्ट्रेट चेक बाउंस के केस में गलती से डिस्चार्ज कर भी देता है तो वो आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। ये तो बहुत ही अनोखी स्थिति है। अगर मैं इसके लिए कोई उपमा सोचूं तो ये ऐसा है जैसे आप एक्सप्रेसवे के फास्ट ट्रैक टोल लेन में हैं। बहुत बढ़िया। समन मामले उसी फास्ट ट्रैक लेन की तरह हैं जो मामलों को जल्दी निपटाने के लिए बनाए गए हैं। आप वहां गाड़ी रोककर टोल फीस पर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं है, जो कि सामान्य वारंट मामलों में होती है। ये एकदम सटीक उपमा है। समन मामलों को तेज गति से निपटाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भी स्रोत में कोई और विशेष परिस्थिति है जो हमारे ध्यान में आनी चाहिए? हाँ, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे मंजूरी या सैंक्शन कहा जाता है। मंजूरी किसके लिए? मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है और उस पर उसकी ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम को लेकर आरोप लगता है। तो कानून उन्हें झूठे मुकदमों से बचाना चाहता होगा। बिल्कुल, इसलिए कानून कहता है कि ऐसे अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार या सक्षम अधिकारी से वैध मंजूरी लेना अनिवार्य है। और यहाँ हमारा स्रोत महेंद्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य मामले का हवाला देते हैं। हाँ, इस केस के अनुसार यदि वैध मंजूरी के बिना ही मुकदमा शुरू कर दिया गया है तो अदालत को सबूतों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है। पूरी कार्यवाही वहीं दूषित हो जाती है। हाँ, विशिएटेड हो जाती है। ऐसे मामलों में आरोपी को तुरंत आरोप मुक्त कर दिया जाता है। मतलब ये एक ऐसा कार्ड है जो सीधे आपको गेम से बाहर सुरक्षित निकाल लाता है। सही कहा। अच्छा, एक बात और बताइए, जब मजिस्ट्रेट किसी को डिस्चार्ज करता है तो क्या वो बस फाइल पर एक लाइन लिख सकता है कि आप आजाद हैं, केस खारिज? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत शिवनंदन पासवान बनाम बिहार राज्य मामले को बहुत प्रमुखता से सामने रखते हैं। इसमें क्या साफ किया गया? इसमें साफ कर दिया गया कि अदालत के लिए आरोप मुक्त करते समय कारण बताना अनिवार्य है। यानी जज को अपनी पूरी विचार प्रक्रिया लिखनी होगी? हाँ, जज को लिखित में दर्ज करना होगा कि वो क्यों मानता है कि मामला आधारहीन है। इसके बिना आदेश टिक नहीं सकता। इसका मतलब है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। फैसले में तर्क स्पष्ट होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यदि ट्रायल कोर्ट केस खारिज करने में कोई बड़ी कानूनी गलती कर दे तो उच्च अदालतें रिवीजन के जरिए उस आदेश को पलट भी सकती हैं। बिल्कुल, आरोप मुक्त करने का आदेश एक अंतिम आदेश है। तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि बीएनएसएस और सीआरपीसी के तहत डिस्चार्ज का ये प्रावधान एक बहुत ही मजबूत फिल्टर की तरह काम करता है। हाँ, ये अदालतों को उन खोखले मुकदमों से बचाता है जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये निर्दोष लोगों को एक लंबे ट्रायल की पीड़ा से बचाता है। ये ज्ञान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें बताता है कि कानूनी प्रणाली में सूचना और सबूतों के मूल्यांकन के लिए कई सुरक्षा जाल मौजूद हैं। वो बाउंसर गेट पर खड़ा है
और वो आग बंद करके हर किसी को ट्रायल की भट्टी में नहीं धकेलता। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस चर्चा के अंत में मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल घूम रहा है, जो मैं श्रोताओं के सोचने के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? स्रोत में हमने देखा कि धारा 281 बीएनएसएस के तहत समन मामलों में कार्रवाई रोकने का अधिकार है, जिसका असर डिस्चार्ज जैसा ही होता है। हाँ, हमने इस पर बात की थी। और निचली अदालतों के पास आधारहीन मामलों को गिराने की निहित शक्तियां भी हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? तो क्या वारंट और समन मामलों के बीच डिस्चार्ज को लेकर जो सख्त और अलग-अलग दीवारें बनी हुई हैं, वे धीरे धीरे धुंधली हो रही हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। क्या भविष्य में कानूनी सुधारों के जरिए हर तरह के अपराध के लिए आरोप मुक्त होने के एक ही सार्वभौमिक नियम बन सकता है? शायद। कानून हमेशा विकसित होता रहता है और शायद हम एक अधिक एकीकृत न्याय प्रणाली की दिशा में बढ़ भी रहे हैं। इस विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि हमारे इस गहन विश्लेषण से आपको कानूनी भूल भलैया के इस सबसे अहम एग्जिट डोर को समझने में मदद मिली होगी। बिल्कुल, ये कानूनी सुरक्षा जाल हर नागरिक के लिए जानना जरूरी है। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प विषय के साथ।